नमस्कार। आइए आज बात करते हैं निसिम इज़ेकियल की एक बहुत ही मशहूर कविता एंटरप्राइज के बारे में। ये एक ऐसी यात्रा की कहानी है जो शुरू तो होती है बड़े बड़े सपनों के साथ, लेकिन उसका अंत कुछ और ही होता है। चलिए इस सफ़र को ज़रा करीब से समझते हैं। सोचिए ज़रा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम बहुत उम्मीदों से शुरू किया और फिर उसे अपनी ही आंखों के सामने बिखरते देखा हो? ये सवाल शायद हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ता है, और पता है, यही वो चीज है जो हमें इस कविता के बिल्कुल दिल तक ले जाती है। उस मोड़ पर जहां हमारे ऊंचे ऊंचे आदर्श कड़वी हकीकत से जा टकराते हैं। तो सबसे पहले इस कविता का जो टाइटल है एंटरप्राइज, उसी को समझते हैं। इसके यहाँ दो मतलब निकलते हैं। पहला तो है कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट या काम, और दूसरा मतलब है एक सफर, एक यात्रा, खासकर एक मकसद वाली यात्रा, बिल्कुल किसी तीर्थ यात्रा की तरह। तो अब आते हैं कहानी पर। शुरुआत होती है बड़े जोश और उम्मीद के साथ। एक शानदार शुरुआत। मंजिल बिल्कुल साफ है, इरादे नेक हैं और हौसले तो जैसे आसमान छू रहे हैं। कविता की ये शुरुआती लाइनें देखिए, ये उस शुरुआती जोश को कितनी अच्छी तरह से पकड़ती हैं, है ना? सब कुछ इतना पॉजिटिव है, इतना अच्छा है कि लगता है कि भाई कुछ गलत तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो इस पूरी यात्रा का एक खाका है, समझे, एक ब्लूप्रिंट। ये 4 हिस्सों में बंटी हुई हैं। हम एक एक करके इन चारों पड़ावों से गुजरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक इतनी आदर्श, इतनी उम्मीदों से भरी शुरुआत धीरे धीरे बिखरने लगती है। और बस यहीं से कहानी में पहला मोड़ आता है। असहमति का रेगिस्तान। जो शुरुआती एकता थी, उस पर अब दबाव बढ़ता है और उसमें पहली दरारें पड़ने लगती हैं। असली मुश्किलें तो अब शुरू होती हैं। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो पूरा बिखराव है, इसकी शुरुआत एक बहुत ही छोटी सी बात से होती है। एक मामूली सी असहमति कि भाई एक रेगिस्तान के हिस्से को कैसे पार किया जाए। बस इतनी सी बात, और यहीं से गहरे मतभेद उभरना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, ये तुलना कितनी पावरफुल है। एक तरफ उनका बड़ा लक्ष्य, एक नेक तीर्थ यात्रा, और दूसरी तरफ हकीकत, एक रेगिस्तान के टुकड़े पर बहस। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे बड़े बड़े आदर्श कितनी छोटी छोटी बातों पर आकर टूट जाते हैं। उनका वो महान लक्ष्य एक मामूली से झगड़े में उलझ कर रह गया। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां से वापसी मुश्किल है। रास्ता खो जाता है, अब ब्रेकिंग पॉइंट। इस पड़ाव पर आकर उस समूह का मिशन और उनका मोराल, मतलब मनोबल, दोनों ही ढहने लगते हैं। यात्रा अपने असली मकसद से पूरी तरह भटक जाती है। अब हालात बस बिगड़ते ही जाते हैं। एकता पूरी तरह से टूट जाती है। देखिए, समूह पर 2 बार बाहर से हमले होते हैं, फिर अंदर से भी लोग टूटने लगते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर आज़ादी का नारा लगाकर ग्रुप छोड़ देता है, और धीरे धीरे सब ये भूल ही जाते हैं कि वो इस सफ़र पर निकले ही क्यों थे। जो असल मकसद था वो कहीं खो जाता है। और जब सब कुछ बिखर रहा होता है ना, ठीक उसी वक्त उनका लीडर एक झूठी उम्मीद जगाने की कोशिश करता है। वो कहता है, मुझे समुद्र की गंध आ रही है, मतलब मंजिल करीब है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये जो समुद्र है, ये कोई असली मंजिल नहीं है। ये तो झूठी आशा का प्रतीक है। ये बस सफलता का एक भ्रम है, एक इल्यूजन। बिल्कुल एक रेगिस्तानी मरीचिका की तरह, जो थके हारे यात्रियों को बस कुछ और दूर चलने के लिए उकसाती है, पर असल में वहां कुछ होता नहीं। और फिर आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। लेकिन वहां क्या मिलता है? जीत का एहसास नहीं। वहां होता है एक खोखलापन, एक खालीपन और नाकामयाबी का एहसास। कविता की ये लाइनें उस गहरी निराशा को बयां करती हैं। उन्हें एहसास होता है कि इस पूरे सफर ने हर चेहरे को उदास कर दिया है, और उनके जो काम थे वो ना तो महान थे और ना ही कुछ खास। तो मतलब साफ है, ये जो इतनी बड़ी बाहरी यात्रा थी वो पूरी तरह से फेल हो गई, एक असफलता में खत्म हुई। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में यहीं से कविता एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। और ये है कविता का सबसे पावरफुल कंक्लूजन। घर वो जगह है जहां हमें कृपा पानी है। इसका मतलब ये कि असली मकसद उस दूर की मंजिल पर नहीं था, बल्कि वहीं था जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, यानी घर पर। तो सवाल ये उठता है कि भाई कवि ने ये जो निराशा है, ये जो बिखराव का एहसास है, इसे इतनी खूबसूरती से पैदा कैसे किया? क्या टेक्निक इस्तेमाल की? चलिए जरा रिवाइंड करते हैं और कविता की बनावट, उसके ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं।
एक टेक्निक है जिसे कहते हैं सिजोरा। सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, पर है बहुत सिंपल और पावरफुल टूल। इसका मतलब है कविता की किसी लाइन के बीच में जानबूझकर एक पॉज देना, एक ठहराव, जो पढ़ने वाले को एक पल रुकने और उस लम्हे के वजन को महसूस करने पर मजबूर कर दे। जैसे कविता की इस लाइन को देखिए, एक परछाई हम पर पड़ती है और बढ़ती है। यहाँ पड़ती है कि बाद जो डैश है ना, वही है सिजूरा। ये एक छोटा सा पॉज है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। और उसी ठहराव की वजह से हम उस परछाई के बोझ को, उस बढ़ती हुई निराशा और अंधेरे को सचमुच फील कर सकते हैं। इस सिर्फ शब्दों को पढ़ना नहीं रह जाता, बल्कि उस भावना को एक्सपीरियंस करना बन जाता है। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी चीज की, विडंबना यानी आयरनी। ये इस कविता के मैसेज को समझने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। आयरनी मतलब जो उम्मीद की जाती है और जो असल में होता है, उसके बीच का फर्क। और इस कविता की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? यही कि तीर्थयात्रियों ने इतनी लंबी यात्रा की, इतना कुछ सहा, सिर्फ ये जानने के लिए कि जवाब तो वहीं था जहां से उन्होंने शुरू किया था, घर पर। जिस चीज की तलाश में वो दुनिया भर में भटके, वो हमेशा उनके पास ही थी। तो देखिए, बाहरी यात्रा की जो फेलियर थी, वही उन्हें एक गहरी अंदर की सच्चाई तक ले जाती है। और इसीलिए हम बार बार इस आखिरी लाइन पर लौटते हैं। घर वो जगह है जहां हमें कृपा पानी है। यही इस कविता का सार है। टेक अवे यही है कि सच्ची शांति और मकसद बाहरी दुनिया में भटकने से नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने से मिलता है। और अंत में कविता हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सबसे बड़ा एंटरप्राइज, सबसे बड़ी यात्रा बाहर की दुनिया की है या फिर अपने अंदर की? क्या जीवन का सबसे बड़ा मकसद दुनिया को जीतना है या खुद को समझना है? सोचिएगा जरूर।